हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? प्रोज का सेक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था और प्रोज में आज हमारा जो है वो 6th लेक्चर है। छठे जो राइटर हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इसको हम कंप्लीट कर देंगे। लगभग 22 राइटर आपके अभी और बचे हैं। धीरे धीरे जैसे ही मेरी सिचुएशंस थोड़ी बेटर होंगी मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में आपको 2-2 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूं, ठीक है? क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा लिटरेरी टर्म्स भी कवर करना है, तो उसके लिए मैं 2 संडे जो है वो आपकी लाइव क्लास ले लूँगी, उसमें मैं आपके लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है? तो चलिए इस लेक्चर को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस बाय E.G. गार्डनर, ठीक है? तो ये जो लेक्चर है अपने आप में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक लाइफ लॉन्ग लेसन देता है कि अगर आप कोई भी चीज़ नहीं जानते हो, आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और आपने अगर उस चीज़ को स्वीकार कर लिया तो आपसे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई। क्योंकि जनरली लोगों के अंदर ईगो आ जाता है और लोगों का मानना ये होता है कि वो 4 अक्षर भी पढ़ाई कर ले या 4 अक्षर भी जान ले तो उन्हें लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और यहीं पर आपके A.G. गार्डनर जी आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो खुद प्लेटो, अरिस्टोटल या कोई भी महान से महान लर्नेड व्यक्ति क्यों ना हो, वो खुद को कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो वो नहीं जानता होगा। क्योंकि जो नॉलेज का फील्ड है वो इतना वास्ट है कि सब कुछ जान पाना एक पर्सन के बस में ही नहीं है। जैसे सपोज दैट, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगी कि इस ऐसे में वो क्या कह रहे हैं। सपोज दैट कोई डॉक्टर है, उसको ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सारी नॉलेज है, सब कुछ उसे पता है डेफिनेटली, लेकिन क्या उसे फिल्म मेकिंग कैसे की जाती है उसे पता है? डिफेंस में, एयर फोर्सेज में या किसी भी फोर्सेज में कैसे काम किया जाता है, कैसे डील किया जाता है, क्या उसे पता है? क्या उसे च्यवनप्राश बनाने की विधि पता है? नहीं पता है ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि क्या वो लर्नेड नहीं है? उसने MBBS किया है, MD किया है और भी उसके उसके पास डिग्रीज हो सकती हैं। जी हाँ, तो उसको नॉलेज है, अपनी फील्ड का नॉलेज है। तो उसी तरह ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो हम इंग्लिश लिटरेचर जानते हैं, तो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सर्वज्ञानी हैं। हाँ, हम इंग्लिश लिटरेचर जानते हैं, जितना हमने पढ़ा है उस पर हमारी कमांड है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हमें सब कुछ आता है। जैसे कि GS के सब्जेक्ट आप उठा लीजिए या कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसमें हमारी उतनी कमांड नहीं हो सकती। तो वही वो कहना चाहते हैं कि आपकी ये जो कमी है ना, इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको एक्सेप्ट करते समय आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए और ना ही सामने वाले को शर्मिंदगी महसूस करवानी चाहिए। क्योंकि जिस पल आप ये एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मुझे नहीं आता, उस समय आप अपने आप को ज्ञानी प्रूव करते हो और आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ मुझे नहीं आती तो मुझे इसके लिए मौके ढूंढने हैं इसको सीखने के। दिस इज ऑल अबाउट दिस ऐसे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम चलेंगे, बायोग्राफी पढ़ेंगे A.G. गार्डनर की, उनको देख लेते हैं। उसके बाद इस ऐसे को बाय टेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी। तो इनका जो बॉन्ड है वो है 1865 एंड इनकी डेथ है 1947, ठीक है? यानी बहुत दूर नहीं, थोड़े पास के ही हैं। अगर बात करें तो इनका जन्म अगर आप डेट वाइज देखें तो 2 जून 1865 को हुआ था, क्लैम्सफोर्ड, एसेक्स, इंग्लैंड में। तो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ये चीज़ पहले आप ध्यान रखोगे क्योंकि नेशनैलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार पूछा जा सकता है कि ये राइटर जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर डेथ की बात करें तो 1946 में इनकी डेथ हुई थी। एंड ऑक्यूपेशन पूछा जाए तो जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं एंड ऑथर हैं, ठीक है? और इनका जो पेन नेम है, अगर किसी भी राइटर का पेन नेम है, पेन नेम मीन्स एक ऐसा नेम जो उनका रियल नेम नहीं है बट उन्होंने अपना वो नाम अपनी राइटिंग्स के लिए रख रखा है और उसी नाम के थ्रू वो अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करवाते हैं, तो दैट इज पेन नेम। तो इनका जो पेन नेम है वो है अल्फा ऑफ द प्लॉग। क्या नाम है? अल्फा ऑफ द प्लॉग, ठीक है? तो ये इनका पेन नेम है जो कि जानना आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आइए डिटेल में देख लेते हैं। A.G. गार्डनर वॉज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड ऑथर। हिज एसेज अंडर द पेन नेम, जैसे कि मैंने बताया, अल्फा ऑफ द फ्लॉग आर हाईली रिगार्डेड, ठीक है? और इसी नाम से जो है इन्होंने अपने काफ़ी सारे जो वर्क्स हैं वो पब्लिश करवाए हैं, लिखे हैं। एंड आगे देखिए, ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ अ नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग। इसके वो कौन थे? चेयरमैन थे। एन एडवोकेटरी ग्रुप, ये कैसा ग्रुप था? एडवोकेटरी ग्रुप था। विच कंपेनियन फॉर अ मिनिमम वेज इन इंडस्ट्री, ठीक है? तो ये इसके लिए जो है, इसके राइट्स के लिए जो है ये बात करता था और उसी के ये कौन थे? चेयरमैन थे, ठीक है?
एंटी नेशनल स्टैग्यू लीग के, ठीक है, जो कि एक क्या था, जो उद्योग में लोगों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, यानी कि जो आपके मजदूर होते हैं, मजदूर ग्रुप, क्योंकि आप देखो कोई भी बिजनेसमैन है, उसका मुनाफा देख लीजिए, उसकी अर्निंग देख लीजिए, बट जो अपने अंडर में काम कर रहे लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को वो जो पेमेंट देता है, जो वेजेस देता है, वो क्या इक्वल, मतलब कि जस्टिफिकेबल होती है, नहीं होती है। तो उसी के लिए आवाज उठाने वाला ये एक ग्रुप था, और उसी अभियान समूह में ये क्या थे, उसके लीडर थे, ठीक है, सॉरी मतलब चेयरमैन थे, राइट। नेक्स्ट देखिए, एजी गार्डिनर वॉज बॉर्न, ये हमने देखा कहाँ पर, क्लेम्स स्ट्रीट में, सन ऑफ कैबिनेट मेकर एंड एल्कोहलिक। किसके बेटे थे, सन ऑफ कैबिनेट मेकर के एंड एल्कोहलिक के, यानी कि जो फर्नीचर बनाते थे और जो शराब निर्माता थे, उनके ये बेटे थे। एज अ बॉय ही वर्कड एट अ क्लेम्सफोर्ड क्रॉनिकल एंड द बर्नमाउथ डिक्शनरी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, बचपन में चैम्सफोर्ड क्रॉनिकल और बॉर्नमाउथ डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने वर्क किया है, काम किया है। ही ज्वाइन द नॉर्थर्न डेली टेलीग्राफ, ये एक न्यूज़पेपर है जो कि किस नाम से पब्लिश होता था, नॉर्थर्न डेली टेलीग्राफ नाम से, जो कि 1887 में, कब, 1887 में जो है ये आया करता था। इसकी इन्होंने क्या की थी, ही ज्वाइंड, इसको इन्होंने ज्वाइन किया था, एंड विच वॉज फाउंडेड द ईयर बिफोर बाय थॉमस पुर्विस रिट्जिमा, ठीक, जिसकी स्थापना एक साल पहले थॉमस पुलविट्ज रिट्जिमा ने की थी। किसने की थी, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जिसमें ये वर्क करते थे, जिसको इन्होंने ज्वाइन किया था, द नॉर्थर्न डेली टेलीग्राम न्यूज़पेपर को, उसकी जो फाउंडेशन है वो किसने रखी थी, तो थॉमस पुर्वी रिट्जिमा ने रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1899 में ही वॉज अपॉइंटेड एडिटर ऑफ द ब्लैकबर्न वीकली टेलीग्राफ, ठीक है। तो उन्होंने 1899 में ब्लैकबर्न वीकली टेलीग्राफ का क्या किया था, संपादन किया था, ठीक। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास ये आ गई कि उन्होंने कैसे कैसे किस किस पोस्ट पे वर्क किया था। नेक्स्ट देखिए, 1902 में रिट्जिमा वॉज नेम्ड जनरल मैनेजर ऑफ डेली न्यूज सॉरी, तो 1902 में रिट्जिमा को डेली न्यूज का महाप्रबंधक नियुक्त कर दिया गया था, जनरल मैनेजर जो है वो नियुक्त कर दिया गया था। नीडिंग एन एडिटर ही टर्न्ड टू हिज यंग प्रोटेगी टू फिल द रोल, और उन्हें इस भूमिका को निभाने के लिए अपने युवा शिष्य की ओर क्या किया था, रुख किया था। और यहाँ पर द चॉइस सून प्रूव्ड अ ग्रेट सक्सेस, और वो जो चॉइस थी, वो जो चुनाव था, वो क्या हुआ, बाद में चलकर बहुत बड़ी सफलता में, ग्रेट सक्सेस में साबित हुआ। अंडर गार्डनर्स डायरेक्शन इट बिकेम वन ऑफ द लीडिंग लिबरल जर्नल ऑफ द डे, और उनके निर्देशन में, किसके, एजी गार्डनर के डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में ये उस समय में प्रमुख उदारवादी पत्रिकाओं में से क्या हो गई थी, एक बन गई थी। एज ही इम्प्रूव्ड इट्स कवरेज ऑफ बोथ न्यूज एंड लिटरेरी मैटर्स वाइल क्रूसेडिंग अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ जो अभियान है, उन अभियान चलाते हुए समाचार और साहित्यिक विषयों दोनों को कवरेज में क्या किया था, सुधार किया था, दोनों के कवरेज में सुधार किया था। किसमें जो सोशल इनजस्टिस है उसमें, एंड ये जो आपका ये मैटर है इसमें, इन दोनों में उन्होंने क्या किया था, सुधार किया था। येट वाइल सर्कुलेशन रोज फ्रॉम 80,000 व्हेन ही जॉइंड द पेपर टू, ये देखिए कितना इसका जो सर्कुलेशन है, इसकी जो बिक्री है वो कितना ज़्यादा बढ़ गई थी। इसकी जो बिक्री है वो 80,000 थी, जो कि 1907 में बढ़कर आप देखिए 1,51,000 हो गई थी। और 1909 में अगर आप बात करिए तो ये देखिए कितना, लगभग इतनी पहुंच चुकी थी। तो इनके जाने के कारण, इन्होंने जो सुधार किए थे उसके कारण ये क्या हो गया था, बहुत तेजी से जो है वो आगे बढ़ता गया था शुरुआत में। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर भी अखबार जो है वो घाटे में चलता रहा। इतने के बाद भी जो अखबार था, जो न्यूज़पेपर था, वो किस में जा रहा था, लॉस में जा रहा था। दो क्लोज टू द ओनर ऑफ डेली न्यूज जॉर्ज कैबरी, गार्डिनर रिजाइंड इन 1999। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो डेली न्यूज़ के जो मालिक थे, जॉर्ज कैबिनर के करीबी होने के बावजूद, जो गार्डिनर है, क्योंकि ये इनके करीबी थे, लेकिन फिर भी स्टिल इन्होंने
इन्होंने क्या किया था, 1919 में इस पद से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि इन दोनों के बीच जो है वो क्या हो गया था, एक विरोध हो गया था। यानी कि आप देखिए गार्डनर ने 1919 में डेविड लॉर्ड जॉर्ज के प्रति जो अपना विरोध है वो लेकर उनसे असहमति थी। ये जो जॉर्ज थे इनसे, इन दोनों के बीच में इनको लेकर डिसएग्रीमेंट था, जिसके कारण क्या हुआ था, डेविड लॉर्ड गॉड को लेकर इनके बीच में जो ओपिनियन था वो मैच नहीं कर रहा था। इसकी वजह से गार्डनर ने क्या किया था, 1919 में इस पद से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम 1915 ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्टार अंडर द स्यूडोनिम ऑफ। अब देखिए यहाँ पर इनके सीडोनिम का यूज होना स्टार्ट हो गया था 1915 में। इन्होंने क्या किया था, ये जो द स्टार पत्रिका आती थी इसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था, बट किस नेम के साथ दिया था, अल्फा द प्लॉग के साथ में अपना नाम दिया था, उसके साथ इन्होंने इसको यूज किया था। एंड एट द टाइम द स्टार वॉज सेवरल एनोनिमस एसेइस्ट हुज स्यूडोनिम वर द नेम ऑफ स्टार्स। अब यहाँ पर जो है उस समय द स्टार के बहुत सारे गुमनाम निबंधकार थे जिनमें उपनाम तारों के नाम थे। ठीक, वो जो अपने उपनाम रखे थे, जिस नाम से वो लोग राइटिंग करते थे, वो सब उन लोगों ने स्टार्स के नाम पर रखे थे। ठीक है, और इन्होंने अपना जो उपनाम रखा था वो रखा था अल्फा द प्लॉग। ठीक है, इनवाइटेड to choose the name of stars as the pseudonym, he chose the name of brightest alpha star in the constellation the Plug। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, जैसे कि सभी उसमें जो द स्टार जो पत्रिका निकलती थी उस पत्रिका में जितने भी राइटर्स थे सभी अपना नाम नहीं बल्कि अपना उपनाम रखते थे, और वो सारे उपनाम स्टार्स के नाम पर होते थे। और जब इनकी बारी आई तो इन्होंने भी जो है एक तारे का नाम चुना, और वो तारा जो था द प्लॉग, वो तारामंडल का सबसे चमकीला तारा अल्फा तारे के नाम पर चुना था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका जो नेम है अल्फा द प्लॉग, उसमें अल्फा क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे ये अल्फा क्या है, एक स्टार है जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है। ठीक है, अगर एग्जामिनर डेप्थ में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। हिज एसेज आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट, ग्रेसफुल एंड ह्यूमरस। इनके जो ऐसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रुचिपूर्ण, आकर्षक और ह्यूमरस, हास्यपूर्ण जो है वो हुआ करते थे। ठीक है, हिज यूनिक्वेंस lay in his ability to teach the basic truth of his life in his essay an amusing manner। और ये जो है इनकी विशिष्टता जीवन के मूलभूत सत्यों को सरल और मनोरंजक ढंग से समझाने में की क्षमता में निहित थी। यानी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, जो डेली रूटीन की सत्य घटनाओं पर चीज़ें हैं, ट्रुथ बेसिस चीज़ें हैं, उन्हीं को बहुत ही सरलतम मेथड से, बहुत ही इजी तरीके से ये क्या कर देते, समझा देते थे। यही इनकी एक क्वालिटी थी। पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, मेनी fevers, leaves in the wind, on saying please, rules of the road, on catching a train, on 2 drinks of milk and on rumor are some of his best known essays। तो ये सब कौन है, ये सब इनके बेस्ट नोन एसेज हैं। ठीक है, तो इतने तो आपको एटलीस्ट पता होने ही चाहिए। द एंड ऑफ द एसे, द वैनिटी ऑफ द ओल्ड एज इज टिपिकली नीट। अब यहाँ पर आप देखिए द एंड ऑफ द एसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यानी बुढ़ापे का घमंड जिसे आप कह सकते हैं, इसका हिंदी जो है वो अंत हमेशा की तरह सटीक था। क्या है इसमें लिखा हुआ है, फॉर नेचर इज अ कनिंग नर्स। यानी नेचर जो है वो कैसी है, एक कनिंग मतलब चतुर नर्स है। शी गिव्स अस लॉलीपॉप ऑल द वे। वो जो नेचर है वो हमें क्या करती है, हर तरीके से लॉलीपॉप देती है। एंड व्हेन द लॉलीपॉप ऑफ होप एंड द लॉलीपॉप ऑफ अचीवमेंट और डन, यानी कि जब आपकी जो आशा है, ठीक है, जब आपकी आशा और उपलब्धि का जो लॉलीपॉप है वो खत्म हो जाता है, शी जेंटली इंसर्ट इन आवर टूथलेस गम्स द लॉलीपॉप ऑफ रिमेम्बरेंस। तो वो धीरे से हमारे दांत विहीन मसूड़ों में स्मृति का लॉलीपॉप डाल देती है। यानी जब आप इन चीज़ों को कर लेते हो अपनी लाइफ में, कोई भी चीज़, आपने कोई भी अचीवमेंट हासिल की हो या आपने आपके कोई भी होप रही हो, जब वो चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं तो वो धीरे से क्या होती हैं, आपके रिमेम्बरेंस में रह जाती हैं। एंड विद द प्लीजेंट वैनिटी वी आर सूथ्ड टू स्लीप। और इस तरह से उस सुखद घमंड के साथ हम क्या करते हैं, टू स्लीप।
तो देखिए, आप खुद देखिए कि इन्होंने क्या किया है, किस तरीके से आपको समझाया है कि नेचर का जो काम है, प्रकृति का जो काम है, वो बखूबी कैसे करती है। कितना बेहतरीन सा एग्जाम्पल लिया है इन्होंने एक लॉलीपॉप का, जिसको कि हर कोई समझ सकता है, क्योंकि बच्चा भी जो है वो किस तरह से इससे रिलेट कर सकता है। तो वही चीज इन्होंने इसी तरह से ये बहुत ही छोटे छोटे से और बहुत ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेकर चीजें समझाते थे, ताकि आप इसी चीज को, अगर वो बहुत ही जिसे बोलते हैं कि हार्ड वर्ड का यूज करके लिख देते तो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है, आपको मीनिंग ढूंढनी पड़ती। लेकिन आप बताइए, क्या इन 4 लाइंस को पढ़कर आपको लगता है कि आपको इसका डिक्शनरी में कहीं भी मीनिंग ढूंढना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ही ईजी तरीके से वो इलेबोरेट करते थे, चीजों को बताते थे। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, इनके लाइफ के बारे में हमने देख ली। अब इनके मेजर वर्क्स हैं, जैसे प्रॉफिट्स है, पिलर्स ऑफ सोसाइटी है, द वॉर ऑफ लैंड है, पेबल्स ऑन शोर है, ठीक है, जो कि इन्होंने अल्फा ऑफ द प्लॉग नाम से लिखा था। ठीक, विंड फॉल है, लीव्स इन द विंड है, द एंग्लो अमेरिकन फ्यूचर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख लेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखिए तो गार्डनर्स एसे आर मार्क्ड बाय परफेक्ट फेलिसिटी एंड ईज, क्लैरिटी एंड ल्यूसिडिटी ऑफ expression. The contains happy core of words. They are simple and unaffected, persuasive and personal. अब यहाँ पर उनके ये जो एसेज दिए हैं, उनके क्वालिटी के बारे में बताया है कि इनके जो एसेज हैं वो बहुत ही सुंदर, सहज, स्पष्टता और सरल अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, देखने के लिए मिलती है इसमें। और ये शब्दों का चयन बहुत ही ढूंढकर बहुत ही अच्छे से करते हैं। ये सरल और सहज है और ये व्यक्ति को प्रेरित करने वाले और व्यक्तिगत है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज इनके एसेज की मिलती है। ठीक है, अब आइए, ये आपको कुछ पॉपुलर लाइंस जो है वो दी हुई है, ये इनकी पॉपुलर लाइंस दी हुई हैं। There is one custom that might be assumed to be beyond criticism. It is the custom of shaking hands. Handshaking must be mutual or इट इज नॉट एट ऑल। अब यहाँ पर देखिए, ये हाथ मिलाने पर, ऑन शेकिंग हैंड्स के एक जो लोकप्रिय वाक्य है वो आपके सामने रखा हुआ है कि एक रिवाज ऐसा जिसे आलोचना से परे माना जा सकता है, और वो है हाथ मिलाने का रिवाज। हाथ मिलाना पारस्परिक होना चाहिए, अन्यथा ये कोई रिवाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइंस है ये आपको यहाँ से दी हुई हैं। अब आइए, ये हम अपने ऐसे पे चलते हैं। ये जो ऐसे है, इस ऐसे को जो है, इस ऐसे को हम जो है वो देखते हैं आगे। इसको पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो समरी है वो बता देती हूँ, वो पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम इसके टेक्स्ट पर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो समरी है इसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगी ना, तो चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए आइए, तो पहले मैं आपको इसकी समरी जो है वो दिखा देती हूँ। समरी आप देख लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए, अ यंग मैन आस्क्ड गार्डनर फॉर एडवाइस ऑन हाउ टू बिकम वाइज एंड लर्नेड। एक युवा जो व्यक्ति है वो गार्डनर से क्वेश्चन करता है कि मुझे बताइए कि कैसे हम वाइज हो सकते हैं और कैसे लर्नेड हो सकते हैं, यानी हम कैसे बुद्धिमान और विद्वान हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे बताइए। विच मेक्स द एसेइस्ट रिफ्लेक्ट ऑन हिज ओन इग्नोरेंस, जिसमें निबंधकार अपनी स्वयं की अज्ञानता पर विचार करने के लिए प्रेरित होता है। अब यहाँ पर जो निबंधकार है कौन है, एजी गार्डनर है, तो वो क्या करते हैं, अपनी इग्नोरेंस पे, यानी अपनी इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है, अज्ञानता। तो वो अपनी अज्ञानता पे विचार करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेरित होते हैं जब वो उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो गार्डनर रियलाइज दैट इवन एडुकेटेड एंड एक्सपीरियंस पर्सन नो वेरी लिटिल कंपेयर टू द वास्ट नॉलेज ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, स्टार्टिंग में ही मैंने इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को बताया था कि कोई भी पर्सन है उसको स्पेसिफिक किसी फील्ड का नॉलेज हो सकता है, वो चाहे कितना भी लर्नेड क्यों ना हो, उसको सिर्फ अपने फील्ड का नॉलेज हो सकता है। बाकी विश्व में, दुनिया में इतने सारे फील्ड्स हैं कि हर फील्ड का, यानी संपूर्ण ज्ञान अगर कहा जाए तो ना ही अभी तक जो ऋषि मुनि रहे हैं, जिनको कि हम सबसे ज्यादा विद्वान लर्नेड मानते हैं, या जो साइंटिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं, कोई भी नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिक किसी क्षेत्र को जान सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान किसी के पास भी नहीं हो सकता है। तो वही वो बता रहे हैं कि जो
ज्ञान है, ज्ञान के विशाल भंडार की तुलना में शिक्षित और अनुभवी लोग भी क्या करते हैं, बहुत कम जानते हैं, वेरी लिटिल जानते हैं, ना कि बराबर जानते हैं। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये बहुत बड़ी है और ये ज्ञान से पूरी भरी पड़ी है। ही एग्रीज विथ कार्लाइल हु कॉल्स लाइफ अ ग्रेट डीप सी ऑफ नेसाइंस शोज दैट इग्नोरेंस सराउंड्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर वो आपको बहुत सारे रेफरेंस देंगे, वो प्लेटो का, सीजर का, दांते का, अब्राहम लिंकन का, ऐसे बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कि कितने भी महान लोग हो, किसी ना किसी फील्ड में वो स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं बट कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। और ऐसे लोग जो महान लोग होते हैं, जो सच में ज्ञानी होते हैं, वो अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करते हैं, वो अपनी अज्ञानता को एक्सेप्ट करते हैं। तो वही वो बोल रहे हैं कि जो आपके कार्लाइल हैं, कार्लाइल से वो सहमत हैं, जो जीवन को अज्ञान का एक विशाल और गहरा सागर कहते हैं। ये दर्शाता है कि अज्ञान मानव अस्तित्व को घेरे हुए है। ठीक है, अब ये जो कार्लाइल है, कार्लाइल का कहना था कि जो अज्ञान है, ठीक है, यानी कि जो मनुष्य का जीवन है, वो जीवन कैसा है, अज्ञान का एक विशाल यानी ग्रेट डीप सी है, विशाल डीप सी है, गहरा सागर है। यानी अज्ञानता जो है इतनी ज्यादा है, यानी आप जानते हो, सिर्फ मान लीजिए कि पूरा का पूरा ज्ञान अगर 100% है और आप बहुत ज्यादा लर्नेड पर्सन हो, सपोज दैट आप प्लेटो हो या कोई भी हो जो जो भी आपकी नजरों में बहुत ज्यादा लर्नेड है, अगर हम उसकी भी बात करें तो शायद वो भी 0.0000001% जानता होगा कि नॉलेज इतना ज्यादा है। तो नॉलेज जो है वो कितना है, एक महान विशाल सागर की तरह है। और जो जीवन है, उस जीवन में हमारी जो अज्ञानता है वो कैसे एक समुद्र की तरह, एक सागर की तरह है, ठीक, जिसका कोई और छोर आप नाप नहीं सकते। उसी तरह से हमारी अज्ञानता भी है। ये किसका है, कार्लाइल का कहना था, और उससे वो एग्री होते हैं, सहमति अपनी दिखाते हैं कि हाँ, कार्लाइल बिल्कुल सही कह रहे थे। बाई रेफरिंग द ह्यूमन बॉडी एंड द डायफ्राम, गार्डनर shows that people are ignorant even about familiar things। अब यहाँ पर गार्डनर कह रहे हैं कि मानव शरीर और डायफ्राम का हवाला देते हुए वो बोलते हैं कि दिखाते हैं कि लोग परिचित चीजों के बारे में भी अनजान हैं। अब बताइए, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, क्या आप एग्जैक्टली उसको जानते हो, अपनी ही बॉडी को क्या आप जानते हो, क्या डायफ्राम के बारे में एग्जैक्ट चीजें आप जानते हो कि उसका शेप कैसा है, वो कैसे वर्क करता है, क्या चीजें हैं जो कि बहुत ही फैमिलियर चीज है, जिन चीजों को आपने सुना है, जाना है, जिसके साथ आप दिन प्रतिदिन 24 घंटे रह रहे हो, जब आप उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते, तो इस दुनिया में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं जिनके तो आप नाम भी नहीं जानते। उसके बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है, आप उसके नाम तक नहीं जानते, तो आप कैसे ये बोल सकते हो कि हाँ, मुझे संपूर्ण ज्ञान है। So the example of Orion constellation highlights that mystery and immensity of the universe beyond human understanding। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो ओरियन तारामंडल है, ओरियन तारामंडल का उदाहरण देते हुए मानव समझ से परे ब्रह्मांड के रहस्य और विशालता को उजागर करता है। ठीक है, यहाँ पर वो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि सपोज दैट हम जब भी जो खोज करते हैं, जो साइंटिस्ट हमारे खोज करते हैं, हमें लगता है उस समय पर वही चीजें क्या हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं कि सत्य हैं, सही हैं, जैसे कि आगे आपको अभी एग्जाम्पल दिखाई देगा। ठीक है, तो लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता है और ज़्यादा खोजें होती हैं और ज़्यादा रिसर्च होती हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि जो पहले के वैज्ञानिक, पहले के लोग जिन चीज़ों को सत्य मानते थे, जो पता करके गए हैं, वो चीज़ें जो है कोई ज़रूरी नहीं कि सच ही हो, वो आगे चलकर हो सकता है कि जस्ट उसका 360 डिग्री जो है वो सच निकल कर सामने आ जाए। तो यही चीज़ है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेजेबल हो। द पॉपुलर ट्री इंसिडेंट प्रूव्स दैट फॉल कॉन्फिडेंस इन नॉलेज ऑफन लीड्स टू एम्बैरेसमेंट एंड ह्यूमिलिटी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पॉपुलर जो ट्री है, पॉपुलर मीन्स चिनार, ये जो चिनार का पेड़ है, चिनार के पेड़ वाली घटना ये साबित करती है कि ज्ञान पर झूठा आत्मविश्वास अक्सर शर्मिंदगी और अपमान का कारण बनता है। ऑब्वियसली बनता है, समझदार। ये आप बहुत बड़ी महफिल है, वहां पर काफी सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं और वहां पर आप अपनी शेखी बघार रहे हो, आप दिखा रहे हो कि हाँ, मुझे तो बहुत सारा नॉलेज है, ये है, वो है, मैंने ये बुक पढ़ी, वो बुक पढ़ी, 4 बुक आपने पढ़ ली, अब उसी में बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हो। सपोज दैट वहीं से किसी ने एक क्वेश्चन राइज कर दिया
या कोई टॉपिक उठ पड़ा जिसको कि आपने कभी सुना ही नहीं है और वहां पर आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या हाथ आएगा? एम्बैरसमेंट एंड ह्यूमिलिटी ही तो हाथ आएगी आपके। तो इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी शेखी नहीं बघानी चाहिए, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। गार्डनर एक्सप्लेन्स दैट नॉलेज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, एवरीवन नोज समथिंग दो नो वन नोज एवरीथिंग। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन कही है। हो सकता है ये आपके एग्जाम में देकर पूछ दिया जाए कि ये लाइंस जो है वो कहाँ से ली गई हैं, किसकी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एंड मुझे लगता है कि ये लाइन सभी को याद होनी चाहिए 24 घंटे कि एवरी वन नोज समथिंग, यानी हर व्यक्ति समथिंग कुछ ना कुछ तो जानता ही है। ये बात तो 100% सही है, जैसे कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, उसी तरह ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो जानता ही है। वो बिल्कुल अज्ञानी है ही नहीं। जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, जो कभी स्कूल ही नहीं गया, जिसने कभी सोसाइटी नहीं देखी, उसको भी कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा ही। तो यानी हर किसी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान तो होता ही है। यद्यपि नो वन नोज एवरीथिंग, लेकिन एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास एवरीथिंग सब कुछ का ज्ञान हो, ठीक है। तो देखिए कितनी रियलिस्टिक लाइन है। तो इन्हीं खूबियों के लिए अपने वो जाने जाते हैं। आगे देखिए, ग्रेट फिगर यानी महान लोग जैसे कि प्लेटो हैं, सीजर हैं, दाते हैं, लैक्ड मच नॉलेज द लेटर जनरेशन पॉजेस्ड येट दे वर ट्रूली वाइज। अब यहाँ पर देखिए इन लोगों का एग्जाम्पल देते वो कह रहे हैं कि ये जो महान व्यक्ति हैं, इन महान व्यक्तियों के पास बहुत सारा ज्ञान नहीं था जो बाद की पीढ़ियों के पास था, फिर भी वो वास्तव में बुद्धिमान थे। अब इनका कहना है कि अपने समय में ये बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। ऑब्वियसली प्लेटो, सीजर और दाते ये सभी लोग अपने समय में बहुत लर्नेड थे, लेकिन अगर इनकी तुलना जो लेटर जनरेशन के साथ की जाए, यानी जो बाद की जनरेशन के साथ की जाए, तो उनकी तुलना में ये कुछ भी ज्ञानी नहीं थे, उनसे भी ज़्यादा ज्ञानी लोग आगे आ गए। तो वही चीज़ें वो कही जा रही है कि अगर आप लर्नेड से लर्नेड व्यक्ति को भी उठाओ तो आगे भविष्य में उससे भी ज़्यादा लर्नेड व्यक्ति आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वास्तव में वो क्या थे? भले ही वास्तव में वो बुद्धिमान थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर थॉमस ब्राउन का मानना था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती, लेकिन इससे उनकी बुद्धिमत्ता कम नहीं हो जाती। ठीक, उनका ये मानना था। वो कहते थे कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती। अब इससे क्या आप बोलोगे कि सर थॉमस ब्राउन बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते, बिल्कुल बेकार हैं? आप ऐसा नहीं बोल सकते ना। हो सकता है वो इस चीज़ के बारे में ना जानते हो, इस टॉपिक के बारे में ना जानते हो सकती है उनकी ये वर्डिंग्स गलत हो, ये लाइन, उनका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है, बट इट डजेंट मीन कि उनको कुछ भी नहीं आता। उनकी जो फील्ड है, हो सकता है उसमें उनको मतलब कि जिसे आप कह सकते हो कि महारत हासिल हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में गलत स्टेटमेंट देता है, इसीलिए कहा जाता है ना कि जो लर्नेड पर्सन है वो ये कहते हैं कि एक एग्जाम जो है वो कभी भी आपको आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके एग्जाम में महज 150 125 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो 150 या 125 क्वेश्चन क्या ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बस उतना ही नॉलेज है या उतना नॉलेज नहीं है। जो व्यक्ति पास नहीं हो रहा है, सपोज दैट मान लीजिए कोई भी एग्जाम है, दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने एलटी ग्रेड क्वालिफाई कर लिया और एक बच्चे ने एलटी ग्रेड क्वालिफाई नहीं किया, तो क्या आप डेफिनेटली इस बात को प्रूफ कर सकते हो कि क्वालिफाई करने वाला बच्चा ज़्यादा लर्नेड है, ज़्यादा ज्ञानी है, उसके पास ज़्यादा ज्ञान है, और जिसने क्वालिफाई किया है उसके पास नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एग्जाम में आए हुए 125 क्वेश्चन उसको ना आ रहे हों, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस एग्जाम को पास किया है, हो सकता है कि 125 क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाए कि वो व्यक्ति ना सॉल्व कर पाए, लेकिन जो फेल हुआ है वो उसको सॉल्व कर ले। तो वो डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज लक का भी होता है, और वो लक इसलिए होता है कि आपने जो पढ़ा है एट द मोमेंट वो चीज़ काम करती है कि नहीं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है। एग्जामिनेशन जो है वो कभी पूरा का पूरा रटा हुआ का खेल नहीं है कि आप जो पढ़ के जा रहे हो पूरा वही एज इट इज आ जाएगा, नहीं। एग्जाम जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है कि आप कितना पेशेंटली पेपर को हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। किस तरह से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो, कैसे टैकल कर पा रहे हो प्रॉब्लम्स को। वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटमॉस्फेयर आपको दिया जाता है और ये जज किया जाता है कि आप कितना प्रांगण हो उसमें, उस हिसाब से आपको जो है वो आपकी उपलब्धियां दी जाती हैं। तो वो चीज़ है, वो डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करता। आगे देखिए, अब्राहम लिंकन इज प्रेजेंटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू विजडम विदाउट एक्सटेंसिव अकेडमिक लर्निंग। अब जो आपके अब्राहम लिंकन है, उनकी बहुत ही ज़्यादा अकेडमिक जो लर्निंग है वो नहीं थी, ठीक है।
लेकिन फिर भी उनको जो है सच्ची बुद्धिमत्ता के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ट्रू विजडम उनके पास था, अब्राहम लिंकन के पास, ऐसा बोला जाता है। लेकिन उनके पास कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं था। अरे आप दूर मत जाओ यार, कहीं यहीं पास में रहो। आप विलियम शेक्सपियर को उठा लो, क्या उनकी एकेडमिक लर्निंग है? कोई प्रूफ मिलता है? लेकिन उन्होंने जो जो चीज़ें इंग्लिश वर्ड को दे दी, क्या वो अपने आप में ये दिखाने के लिए नहीं है कि उन्हें उनके नॉलेज का, उन्हें फील्ड का कितना ज्ञान था? लेकिन अब विलियम शेक्सपियर को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो सब कुछ जानते थे, ठीक, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे डेफिनेटली रही होगी, ऐसी बहुत सी चीज़ जो वो नहीं जानते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, true wisdom does not lie in the accumulation of facts but in balanced thinking and healthy feeling। अब जो true wisdom है, सच्ची जो बुद्धिमत्ता है, वो तथ्यों के संचय में नहीं है, बल्कि संतुलित चिंतन और स्वस्थ भावनाओं में निहित होती है। जो चीज़ मैंने अभी आपको कही, जस्ट एक आपको एग्जाम का एग्जाम्पल दिया ना, कि आप तथ्य को रट लो, फैक्ट्स को रट लो और उन फैक्ट्स को जाओ एग्जाम में कराओ, और सपोज दैट आपने जो फैक्ट्स रटे हैं वो नहीं आए, तो इट डजेंट मीन कि वो आप जो है आपके पास ज्ञान नहीं है। एक्चुअली जो लर्निंग है वो क्या है? वो बैलेंस थिंकिंग है, कि आप सोचते क्या हो। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप अभी भी धर्म पर लेकर लड़ सकते हो, 2 घंटे लड़ाई कर सकते हो, तो मतलब मेरे हिसाब से कोई मतलब ही नहीं है आपकी पढ़ाई का, आपकी शिक्षा का। आपके यहाँ पर कोई आ जाता है, कोई पर्सन जो आपकी कम्युनिटी से, आपकी जाति से बिलोंग नहीं करता, और अगर आप उसको किसी अलग प्लेट में सर्व कर रहे हो खाना, इट मीन्स कि आपके पास नॉलेज नहीं है, सच में नहीं है, लिटरली नहीं है। आपने उस नॉलेज को बैलेंस नहीं किया है, एक हेल्दी फीलिंग, एक हेल्दी थिंकिंग नहीं है। क्योंकि आफ्टर ऑल जब हम पैदा होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान होते हैं। हम जिस कम्युनिटी में पैदा हो जाएं, जिस जिस रिलीजन में पैदा हो जाएं, बस हम वही बन जाते हैं। हम ऊपर जब होते हैं तो हम बस एक इंसान होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे उसकी प्लेट को डिसाइड कर रहे हो कि वो अपवित्र है तो उसको ऐसी प्लेट दे दो, और हम बहुत पैदा हो गए इस कम्युनिटी में तो हम बहुत होल सोल पवित्र हैं, तो हम अपने में नहीं देंगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, आपको ये सोचनी समझनी चाहिए। दिस ऐसे एंड विथ, अब ये जो ऐसे है वो आपका एंड हो रहा है किसके साथ? ये जो आपकी टिप्पणी है, ठीक, ये निबंध जो है वो सोवोनारोलो की इस टिप्पणी के साथ समाप्त होता है कि आस्थावान एक साधारण बूढ़ी महिला प्लेटो और अरस्तु से अधिक जान सकती है, जो इस विचार को पुष्ट करता है कि ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं है, यानी कि सिर्फ आपने 4 बुक पढ़ ली उसको ही ज्ञान नहीं बोलते हैं। यानी कि एक सिंपल सी ओल्ड वुमेन भी फेथ के बारे में एरिस्टोटल और प्लेटो से ज़्यादा जान सकती है, ठीक। तो जो ज्ञान है वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है। आपने ज्ञान को कितना अपने जीवन में उतारा है, कितने कितना आपके अंदर मानवता है, कितना आप लोगों में, जब तक आप डिफरेंस कर रहे हो, जब तक आप लोगों को समान नहीं समझ रहे हो, तब तक समझिए कि आपने कुछ भी शिक्षा हासिल नहीं की। आप चाहे जितनी भी बुक पढ़ लो, मैंने एक से एक लोगों को देखा है यार, कि मैंने देखा है कि वो लेक्चरार हैं, प्रिंसिपल हैं, या बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन उनके अंदर ये कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन या इस तरह की चीज़ें भर भर कर पड़ी हुई हैं, और मुझे लिटरली उस समय हंसी आती है कि सच में आप अपने आप को ज्ञानी समझते हो। तो दिस इज द थिंग भैया, मेरा तो पर्सनल मानना यही है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। एंड जिसकी ये थिंकिंग है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपकी भावनाएं अगर हर्ट हो रही हैं तो आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे हिसाब से हर कोई इंसान है, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन को मानती हूँ और फॉलो करती हूँ, वो है मानवता, बस। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी जितनी भी जो भी है, कुछ भी नहीं जानती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर कंक्लूजन की बात करें तो दिस ऐसे टीचर्स दैट एक्सेप्टिंग ह्यूमन इग्नोरेंस लीड्स टू ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो निबंध है वो हमें सिखाता है कि मानवीय अज्ञान को स्वीकार करने में, कि आपके पास इग्नोरेंस है, आपके पास अज्ञान है, उस अज्ञान को अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो उस अज्ञान को स्वीकार करने में विनम्रता, सहिष्णुता और जो सच्ची बुद्धिमत्ता है वो आपको प्राप्त होती है। और जीवन का आनंद सब कुछ जान लेने में नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से जीवन जीने में निहित है। कि आप जीवन को वाइजली जो है वो अपने एक्सपेंड करो, खर्च करो, इसमें है। इसमें नहीं है कि आप सब कुछ जान लो, फैक्ट ही फैक्ट खाली रट कर रख लो, ठीक है। तो इसमें नहीं है। आपको जो नहीं याद है उसको बहुत ही विनम्रता से आप स्वीकार करिए कि हाँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके अंदर और भी ज़्यादा आपके ज्ञानपन को, आपकी टॉलरेंस को, आपकी ट्रू विजडम को दिखाता है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हो ना, तो उस समय आप एक नई लर्निंग के लिए तैयार हो रहे हो। तो अब आप बताओ, क्या मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊं? क्योंकि मैंने समरी ही इतनी अच्छे से डिटेल में पढ़ा दी है कि मुझे लगता नहीं है कि आपको टेक्स्ट की ज़रूरत है। हुँ? सब कुछ तो मैंने यहाँ पर बता दिया एकदम डिटेल में।
चलिए, अगर आप चाहो तो फटाफट से बता देती हूँ, जिनको नहीं देखना है वो लीव कर सकते हैं, जिनको देखना है वो देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अ यंग मैन रोड टू मी द अदर डे लैमेंटिंग हिज इग्नोरेंस एंड रिक्वेस्टिंग मी टू टेल हिम वॉट बुक टू रीड एंड वॉट टू डू इन ऑर्डर टू बिकम लर्नड एंड वाइज। यहाँ पर कुछ दिन पहले एक जो युवक है उसने मुझे पत्र लिखकर अपनी अज्ञानता पर दुख जताया कि मुझे अज्ञानता है, मुझे ज्ञान नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं कौन सी बुक पढूं, कौन सी पुस्तक पढूं कि मैं ज्ञानी और बुद्धिमान जो है वो बन जाऊं, ठीक है। बनने के लिए मुझे कौन सी पुस्तक जो है वो पढ़नी चाहिए। आई सेंट हिम अ सिविल आंसर, मैंने जो है उसको एक विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया और जो भी सलाह मेरे मन में आई वो चीज़ मैंने उसको दी, मैंने बताई, ठीक है। आई केज बी फ्लैटरिंग, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि जैसे जैसे इस विषय पर मैं विचार करता गया, सोचता गया, वैसे वैसे इस कार्य के लिए मेरी योग्यता कम होती चली गई। यानी मैं अपने आप को खुद ही ये समझने लगा कि क्या मैं इस कैपेबल हूँ कि मैं उसको ये आंसर कर सकूँ। मुझे ही अपनी जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम लगने चली गई। मुझे अपने सर्व ज्ञान की प्रशंसा से अब कोई भी प्रसन्नता नहीं हुई, मतलब मुझे इस बात की कोई भी खुशी नहीं हुई या इस बात का मुझे कोई भी, जिसे कहते हैं, गर्व नहीं है कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं मुझे जो है वो लगा। और बल्कि ऐसा लगा कि कोई प्रथम श्रेणी की सवारी करने के बाद तृतीय श्रेणी का टिकट छोड़ दे। जैसे आप फर्स्ट क्लास एसी में, फर्स्ट क्लास कोच में सवारी कर रहे हो और अगर आप थर्ड क्लास का जो टिकट है उसको छोड़ दो, तो बिल्कुल वैसा ही मुझे फील हुआ। मैंने अपने ज्ञान के प्रति अपनी प्रतिष्ठा का आकलन किया और अपनी दयनीय स्थिति देखकर मैं स्तब्ध रह गया। यानी मैंने अपने आप को जो है आका कि मेरी लर्निंग क्या है। वो जो बंदा है वो तो सामने से मुझे लेटर लिखकर भेज रहा है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो अज्ञानी है, लेकिन जब उसको मैं जवाब देता गया तो धीरे धीरे मैं खुद खाली होता गया, अंदर खोखला होता गया और मैं अपने आप से पूछता गया कि मेरा ज्ञान क्या है, मैं क्या जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ। और ऐसा करते करते मेरी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वो शॉक्ड एट द पॉवर्टी ऑफ माई स्टेट, कि मैं अपनी स्थिति पर बिल्कुल दयनीय हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राइटर को कुछ पता ही नहीं है, ऑब्वियसली बहुत कुछ पता है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब मैंने अपने अज्ञान के पहाड़ और अपने ज्ञान के छोटे से टीले की तुलना की तो मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल शून्य हो गया। यानी जब मैंने देखा कि जो नॉलेज है वो कितना बड़ा है और जो मुझे आता है वो एक छोटे से टीले के बराबर है, तो मेरा जो अहंकार है, मेरा जो आत्मविश्वास है वो कैसा हो गया, बिल्कुल सैंक टू जीरो, बिल्कुल शून्य हो गया। वाई माई डियर यंग सन थॉट आई, क्यों जो है हे मेरे प्रिय महोदय, मैंने सोचा मैं एक पौंड पर 2 पैसे भी नहीं दे सकता। मैं तो बस अज्ञान का स्वामी हूँ। आप मुझसे ऋण क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैं खुद भी क्या हूँ, मैं खुद भी अज्ञानी हूँ और आप मुझसे ज्ञान की बात कर रहे हैं। मैं खुद से शुरुआत करता हूँ। आई बिगेन विथ माई सेल्फ, दिस बॉडी ऑफ मी, और ये जो मेरा शरीर है जो जो 2 चालाकी से बनाए गए ऊंचे डंडों पर टिका हुआ है, क्या, पैर ऊंचे डंडों पर टिका हुआ है और 5 लचीली टहनियों से बनी 2 शाखाओं को हिलाता है और जिसमें ऊपर एक बड़ा गोल डुम्बी है जिसमें अद्भुत छोटे छोटे छेद हैं, चमकीले रत्न जड़े हैं और एक चटाई जैसा आवरण है जो अजीब आवाजें निकालता है, बोलता है, गाता है, हंसता है, रोता है। हे भगवान, मैंने कहा, मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ। अब आप ये बताओ, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये अपने शरीर की बात कर रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो 2 पैरों पर खड़ा है ना, और जो किस तरीके से जो है वो ब्रांचेस हैं और किस तरीके से फिर हमारे हाथ है, किस तरह से फिर हमारा फेस है, उस फेस में देखिए कितने सारे होल्स हैं ना, आपकी आईज हैं, आपके नोज हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद एक फ्लैट जो है वो क्या है, आपकी टंग है, चटाई जैसा आवरण है, फ्लैट टंग है जो कि क्या काम करती है, जो बोलने का, सिंग करने का, बोलने का, लाफ करने का, क्राई करने का काम करती है। फिर मैंने पूछा, ब्लेस मी सैड, आई वॉट डू आई नो अबाउट इट, क्या मैं इसके बारे में जानता हूँ, यानी मेरा ये जो शरीर है क्या मैं इसके बारे में जानता हूँ। मैं तो बस कोट और पैंट पहने रहस्यों का एक पुतला हूँ। यानी कि मैं क्या हूँ,
मैं कोट पैंट पहना हूँ और मैं खुद क्या हूँ, एक रहस्यों का पुतला हूँ, यानी मैं खुद अपने शरीर तक के बारे में नहीं जानता। मुझे बताया गया है कि मैं बिना शब्दकोश देखे यह नहीं बता सकता कि मेरा एपिग्लॉटिस कहाँ है, वो क्या करता है, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ। यानी यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आप दूर मत जाओ, आपके शरीर के अंगों के बारे में अगर पूछ दिया जाए, इस पूरी दुनिया में हर एक इंसान से अगर पूछ दिया जाए कि लीवर कहाँ है, एपिग्लॉटिस कहाँ है, डायफ्राम कहाँ है आपका, आपकी किडनीज कहाँ है, आपकी आंखें कैसी होती हैं, गोल हैं, किस तरीके की हैं, आपकी टंग कैसे, टंग के जो आपके स्वाद हैं वो किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, किस एरिया पे कौन सा टेस्ट आपको आता है, क्या ये सारी चीज़ें हर किसी को मालूम है? तो हर किसी को नहीं मालूम है। तो वो यही कह रहे हैं कि मुझे तक को जो है क्या करना पड़ता है, डिक्शनरी देखना पड़ता है। बिना डिक्शनरी के मैं खुद ये नहीं जान सकता कि जो मेरे शरीर में मेरा जो एपिग्लॉटिस है वो किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, कैसे, क्या उसका फिनोमिना है, मैं वो तक नहीं जानता। ठीक है। और मैं अक्सर क्या करता हूँ, ये सब भूल जाता हूँ। मैं कक्षा के उस लड़के से थोड़ा बेहतर हूँ। ठीक। डायाफ्राम कहाँ है, शिक्षक ने पूछा। मतलब वो एक छोटे से बच्चे के बारे में बता रहे हैं, जिस बच्चे से टीचर ने पूछा कि डायाफ्राम कहाँ है, आज द टीचर प्लीज सर इन। अब वो जो है, वो जो बच्चा जो बता रहा है वो बोल रहा है, महोदय उत्तरी स्ट्रैटफोर्डशायर में। उसने क्या बताया, उत्तरी स्ट्रैटफोर्डशायर में, यानी वो बच्चा जिसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं कि जो आपका डायफ्राम है वो आपकी बॉडी का ही पार्ट है। तो मैं थोड़ा सा उससे ज़्यादा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा डायफ्राम जो है वो मेरी बॉडी का पार्ट है, लेकिन मैं उस बच्चे को नहीं पता। मैं उस लड़के पर हंस सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी युवा मेडिकल छात्र को ईमानदारी से बताऊं कि डायफ्राम के बारे में क्या नहीं पता, तो वो मुझ पर उतना ही हंसेगा। यानी यहाँ पर देखिए उन्होंने कितना आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि मैं बीच में खड़ा हूँ। ठीक है, ये मैं हूँ। ठीक है। ये एक छोटा सा बेबी है जो छोटे से क्लास में पढ़ता है, सपोज दैट 2 में पढ़ता होगा या 3 में पढ़ता होगा। और ये जो है ये एक मेडिकल प्रोफेसर है या मेडिकल स्टूडेंट है, ये आप कह सकते हो डॉक्टर है। ठीक है। जैसे कि जब टीचर ने इस बच्चे से पूछा बेटा डायफ्राम कहाँ है, तो उसने जवाब दिया नॉर्थ स्ट्रैटफोर्डशायर में, तो मैं हंस पड़ा। ठीक है। और अगर मैं ये जो डॉक्टर है उसको बताऊं कि डायफ्राम कहाँ है, डायफ्राम कैसे काम करता है, तो जिस तरह से मैं उस बच्चे पर हंसा था उसी तरह से ये जो डॉक्टर है वो मेरे ऊपर हंस पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद को उतना नॉलेज नहीं है डायफ्राम के बारे में जितना इस डॉक्टर को है। तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। इस बच्चे से बखूबी मैं बेहतर ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं इस डॉक्टर से कम जानता हूँ। तो उसी तरह से हर किसी की स्थिति होती है, हर किसी सब्जेक्ट के बारे में आप किसी से ज़्यादा जानते हो तो आप किसी से कम भी जानते होगे उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में। एंड when it comes to unlimited mystery of this aggregation of atoms which we call the human body। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि और जब बात परमाणुओं के इस समूह जिसे हम शरीर कहते हैं कि परम रहस्यों की आती है, तो मेडिकल छात्र वास्तव में पूरा मेडिकल संकाय डायफ्राम के बारे में उतना ही अनभिज्ञ पाया जाएगा जितना वो लड़का। ठीक है। यानी कि अगर जो है वो जो डॉक्टर है, अभी इन्होंने डॉक्टर की भी बात कर दी कि ये डॉक्टर भी है, ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर पूरा का पूरा लर्नेड है। जब इस डॉक्टर से इस पूरी की पूरी बॉडी के बारे में पूछा जाएगा, जो कि ये बॉडी एक एटम से एक नहीं बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है, अगर इस एटम के बारे में पूछ दिया जाए तो ये डॉक्टर भी शायद शर्मिंदा हो जाएगा, शायद नहीं डेफिनेटली शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि इस डॉक्टर को इस बॉडी पार्ट्स के बारे में पता है, लेकिन ये बॉडी पार्ट्स जिनसे बने हुए हैं, इन अणुओं से, इन एटम से, इनके बारे में उसे नहीं पता है। तो सारा का सारा जो मेडिकल फील्ड है शायद वो जो है वो शर्मिंदा हो जाए। ठीक है। तो जितना वो लड़का जैसे हुआ था, जैसे मैं हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है। आगे देखिए, मतलब ये मुझे मैं ये टेक्स्ट पढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि वरना मैं समरी ही आपको पढ़ा देती, आप इसका जिस्ट समझ जाते कि क्या है। लेकिन ये वन ऑफ माई फेवरेट है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये कि इतना बखूबी, इतना सिंपल, इतना सरल लैंग्वेज में इन्होंने कितने गहन चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा दे रही हूँ। आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यार एक चीज कहूंगी, गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने में लिटरली बहुत मेहनत लगती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो ना, एंड वीडियो को हाइप भी कर दिया करो प्लीज। मैं देखती हूँ कि
मैं किसी के बारे में क्या बोलूँ, लेकिन मैं बस इतना देख रही हूँ कि इतना भी मैटर आपको पेड में नहीं मिल रहा है, इतना भी मैटर नहीं मिल रहा है। पेड की तो छोड़ो, अगर ऐसे मैं देखती हूँ कि मतलब मेरे से भी कम पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ यूट्यूब पे उन लोगों के व्यूज़ एक दिन में कितने ज़्यादा चले जाते हैं। और आप लोगों की मेहरबानी है कि इतना मेहनत करने के बाद मेरे व्यूज़ जो है वो 100 भी नहीं क्रॉस कर पाते यार। लिटरली प्लीज़ मेरे साथ इतना इनजस्टिस मत करो, एटलीस्ट आप लोग मुझे इतना तो सपोर्ट करो कि मेरे व्यूज़ जो है वो बाद में अच्छे जाएँ। वो कैसे होगा आप मुझे बताओ? वो ऐसे होगा कि जब आपने कोई, ऐसा नहीं है कि आप मेरे वीडियोज़ देखते नहीं हो, देखते हो। तो आप वीडियोज़ को जब देखते हो, तो जब आप वीडियो देखकर हट जाओगे ना, तो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, भले वो आपको कितना ही अच्छा लगा हो। तो जब आप वीडियो देखोगे, उस वीडियो पे लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो वैल्यूएबल है, तो वो और लोगों के पास तक भेजेगा। यही और लोगों के साथ होता है, उनके बच्चे जो है वो लाइक शेयर कमेंट करते हैं, तो उनके वीडियोज़ जो है वो रिकमेंडेशन में जाते हैं, तो उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो आप लोग भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, हाइप किया करो वीडियोज़ को, ठीक है? और आपको जो भी चीज़ चाहिए नीचे कमेंट करके बताया करो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि मैं भी जो है वो आपके साथ साथ ग्रो करूँ ना। मैंने ये चैनल बनाया तो मेरा भी सपना है कि ये जो चैनल है वो आगे बढ़े, बहुत सारे बच्चों की रीच हो इस तक। तो थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, अदरवाइज बाकी तो आपके नेचर, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है ना? मैं हमेशा कहती हूँ कि दो तरह के ही लोग होते हैं दुनिया में, एक जो है वो द वर्ड जानते हैं और एक लव वर्ड जानते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में लेना ही पसंद होता है, अगर उन्हें देने के लिए कुछ कह दिया जाए तो उनका जो दिल है ना वो सिकुड़ कर हाथ में आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी परवाह ही नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ में देकर ही खुश होते हैं, उन्हें परवाह ही नहीं होती कि उन्हें मिला क्या है। और कुछ लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो आप देख लो आप किस में आते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ये करके थोड़ी खुशी मिल जाएगी तो मुझे भी खुशी दे दीजिएगा। खैर चलिए, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते और यहाँ से देखते हैं आगे कि फ्रॉम माई सेल्फ आई पास टू ऑल फिनोमिना ऑफ लाइफ, यानी कि मैं स्वयं जीवन की सभी घटनाओं की ओर अग्रसर होता हूँ और जिधर भी मुड़ता हूँ स्वयं को उस चीज़ की खोज के बारे में पाता हूँ जिसे कार्लाइल अज्ञान का विशाल और गहरा महासागर कहते हैं, जिस पर हम सांसों की तरह तैरते हैं, जो कभी होती है और कभी नहीं होती है, यानी हमारी सांसें कभी हैं कभी नहीं है। मैं ओशियन को दक्षिणी आकाश में विचरण करते देखता हूँ और उस अद्भुत दृश्य के आश्चर्य और भव्यता को महसूस करता हूँ। परंतु यदि मैं अपने आप से पूछूं कि मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ, तो मेरे पास उत्तर आएगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। और यहाँ तक कि सबसे विद्वान जो खगोल शास्त्री हैं का ज्ञान भी उस विशालता के किनारे को छू ही नहीं पाता, यानी उनको भी नॉलेज नहीं है। उससे परे और उससे परे क्या है ये वो भी नहीं बता पाएंगे। उनका मन मेरे ही समान है, उस विशाल विरोधाभास की दहलीज पर आकर रुक जाता है कि एक ऐसे ब्रह्मांड का जिसे हम न तो परिमित और न ही अनंत मान सकते हैं, जिसकी सीमाएं होना भी असंभव है और जिसकी कोई सीमा न होना भी असंभव है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में फूल खिलते हैं और हमेशा उनके नाम सीख लेता हूँ, परंतु मुझे पता है कि अगले वर्ष मुझे उन्हें फिर से सीखना होगा और उनके अस्तित्व के रहस्य के बारे में वे कितने चमत्कार से पृथ्वी और वायु के स्रोतों को जीवन और सौंदर्य में परिवर्तित कर देते हैं। यानी आपका आपका जो फूल है वो क्या है, वो पृथ्वी से कुछ चीज़ें लेता है, अपना पोषण खाना, वायु से कुछ चीज़ें लेता है, वाटर से लेता है और उसको किस में बदल देता है, सौंदर्य में, ब्यूटी में बदल देता है। जब आप किसी भी फूल को देखते हो तो आप क्या बोलते हो, वाह इट्स सो ब्यूटीफुल, यानी कितना सुंदर है। तो उसने क्या किया है, उसको सौंदर्य में बदल दिया है। और जो है मेरे प्रिय युवक, मैं इस बारे में एक जरूरतमंद चाकू तेज करने वाले से भी ज्यादा कुछ नहीं जानता। कहानी भगवान आपका भला करे, मेरे पास सुनाने के लिए कोई भी कहानी नहीं है सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि वो कैसे बता रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, देखिए ओरियन का एग्जाम्पल दे दिया, साथ ही इन्होंने कार्लाइल का एग्जाम्पल दे दिया कि ये सब कुछ बहुत ही अनिश्चित है। जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो भी नहीं जानते पूरे पूरे के ब्रह्मांड के बारे में। तो कितना ज़्यादा अनसर्टेन है चीज़ें। आई कैन नॉट पुट माई हैंड टू एनी थिंग आउटसाइड माई लाइफ रूटीन विदाउट फाइंडिंग माई सेल्फ
मैडिंग विथ थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं मैं अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या से बाहर किसी भी काम में हाथ डालता हूँ तो खुद को उन चीज़ों में उलझा हुआ पाता हूँ। यानी मेरी जो दिनचर्या है, जो मैं करता हूँ, जो मेरी डेली रूटीन है, जैसे आपकी डेली रूटीन पढ़ना है, खाना बनाना है, इधर उधर घूमना है, उसके इतर आपको कोई काम कह दिया जाए करने के लिए, आपको ऑपरेशन करने के लिए कह दिया जाए, तो क्या अपने आप को आप पाओगे कि हाँ आप ऑपरेशन करके सच में इंसान को सही सलामत बाहर ला सकते हो? हाँ, तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि मैं जब अपनी दिनचर्या से बाहर अपने आप को देखता हूँ तो बहुत ही उलझा हुआ पाता हूँ, जिन्हें मैं समझता नहीं था अभी अभी। यानी इनके अंदर ये जो चीज़ें आ रही हैं वो उस व्यक्ति के क्वेश्चन पूछने से सारी चीज़ें अराइज हो रही हैं कि वो व्यक्ति तो अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर रहा है, बट क्या हर व्यक्ति अपनी अज्ञानता को इतना ही ईजिली स्वीकार कर सकता है? और क्या मैं खुद जो है वो अज्ञान हूँ या ज्ञानी हूँ, क्या हूँ? तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी अभी मैं बगीचे में खुदाई कर रहा था और मुझे जमीन का एक टुकड़ा मिला जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी। मैंने सोचा कोई दुष्ट कीट है, मेरी गाजर और आलूओं का कोई दुश्मन, चलो उसे उखाड़ फेंको। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी निर्दोष को बचाने के लिए निकला हुआ योद्धा हूँ। वो कौन निर्दोष है? वो उसकी गाजर निर्दोष है और उसको उस कीड़े से बचा रहा है। मैंने फावड़ा और गहरा डाला और जड़ों को उखाड़ने लगा। मेरी सांसें फूलने लगी, पसीना आने लगा और उस भीषण संघर्ष की पीड़ा आज भी मेरे शरीर में बसी हुई है। और जितना ज़्यादा मैं लड़ता गया उसकी शाखाएं उतनी ही अनंत होती गईं। इसीलिए मैंने उस युवती से सलाह ली जो बगीचे में अपनी मधुमक्खियों को कुछ कैंडी खिला रही थी। वो आई और गहराई में झांका और बोली, हाँ, तुम्हें वह पेड़ उखाड़ना ही होगा। और उसने कुछ गज दूर बाड़ में लता के ढके हुए एक पेड़ की ओर इशारा किया। क्या मुझे मूर्खता महसूस हुई महोदय? बिल्कुल हुई, लेकिन उतनी नहीं जितनी मैंने हजारों अन्य मौकों पर महसूस की थी। और आप मुझसे सलाह मांगते हैं। अब यहाँ पर देखिए वो किस तरह से आंसर दे रहे हैं सामने वाले को, सोचिए। मतलब उसको आंसर देने के लिए वो ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि तुमको बुद्धिमान कैसे बनो जब मैं खुद भी नहीं हूँ। जब मैं खुद भी नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? या दुनिया में कोई भी संपूर्ण नहीं है तो वो तुम्हें कैसे बता सकता है कि तुम संपूर्ण हो जाओ, क्योंकि संपूर्ण हो ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि वो गए और उन्होंने सोचा कि मैंने जो ये जो फसल उगाई है उसकी जो जड़ें हैं वो थोड़ी नीचे ही होंगी और उसका जो दुश्मन है, उसका जो कीड़ा है यहीं आसपास होगा, लाओ उसको मैं निकाल देता हूँ। उन्होंने रूट्स खोदना 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 स्टार्ट किया। मतलब वो खोदते खोदते इतनी दूर तक चले गए कि उसकी जो जड़ें हैं वो खत्म नहीं हुई और दिखती चली गई। तो पास में ही उन्होंने एक औरत से पूछा जो अपनी मधुमक्खियों के साथ थी। उसने पूछा कि ये क्या, इसके बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया, हाँ तुम्हें ये पेड़ जरूर उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी मूर्खता पर हंस रही थी। और उसने लिटरली दूर कहीं एक बड़े विशाल पेड़ की तरफ इशारा किया। तो इन्हें क्या हुआ, बहुत ही एम्बैरेस फील हुआ कि मैं कितना अज्ञान था कि ये रूट्स इसकी नहीं है, ये रूट्स तो उस पेड़ की हैं। तो उसी तरह हम ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो वही वो कह रहे हैं कि मुझे तो इतना भी नहीं पता और आप मुझसे एडवाइस मांग रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए किस तरह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, अपनी अज्ञानता को। तो इतना आपके दिल में वो होना चाहिए गट्स कि आप अपनी अज्ञानता को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वहीं से आपकी असली लर्निंग स्टार्ट होती है। आई रिकॉल वन अमंग मेनी ऑफ दीज ओकेजन्स ऑफ माई चेस्टिंग। यानी मुझे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मौके याद हैं जिसने मुझे सबक सिखाया है, जिसमें मुझे समझ में आया है कि ओह, मैं तो ये जानता ही नहीं था। जब मैं छोटा था एक दिन एक बूढ़ा आदमी मुझे जंगल वाले इलाके में ले जा रहा था। वो एक सराय था, किराए पर टट्टू और गाड़ी देता था। चलते चलते मैंने रास्ते में एक पेड़ के बारे में कुछ कहा और उसने चिनार का पेड़ बताया। यानी मैंने उससे पूछा कि ये क्या पेड़ है, या उस पेड़ के बारे में कुछ बोला। तो उसने बोला कि ये चिनार का, पॉपुलर का पेड़ है, यानी चिनार का पेड़ है। ठीक है, नहीं चिनार नहीं। मैंने जवानी के सहज आत्मविश्वास से कहा, यानी मैंने उस व्यक्ति से कहा जो ऑब्वियसली जंगल को जानने वाला है, मैंने उससे कहा नॉट अ पॉपुलर, यानी ये एक चिनार नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने जवानी के जोश में ये तो बोल दिया और उसकी जानकारी के बारे में उसे चिनार के पेड़ की विशेषताओं का वर्णन किया। मैं चिनार का पेड़ समझता था। अरे, उन्होंने कहा, आप
लोम्बार्डी चिनार के बारे में सोच रहे हैं। वह पेड़ मिस्र का चिनार है। मतलब उसने चिनार की भी क्वालिटीज बता दी। आप सोचिए, चिनार की भी क्वालिटीज एंड चिनार के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने काइंड्स हैं, यानी चिनार का पेड़ भी देखिए, लोम्बार्डी चिनार है, इजिप्टियन चिनार है। उसने बोला आप जिसके बारे में बता रहे हैं महोदय, मतलब उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप जिस चिनार के बारे में बात कर रहे हैं वो लोम्बार्डी चिनार है, और ये जो सामने है ये इजिप्टियन चिनार है। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, और फिर मुझे कई अन्य चिनार के बारे में उसने बताना स्टार्ट किया कि उसकी बनावट कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है। उसने मुझे बहुत ही विनम्रता से समझाया, और मेरी उस अज्ञानता से बिल्कुल अनजान थे, और जो मुझ पर छा गई थी। मुझे पता चला कि उन्होंने अपना पूर्ण जीवन जो है वो इसी वृक्षारोपण में बिताया है, इसी जंगल में बिताया है, और एक स्कॉटिश ड्यूक के वनपाल वो रह चुके हैं। और मैं उन्हें समझा रहा था कि चिनार कैसे दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी मदद की और मुझे जानकारी दी, मुझे बताया कि अक्सर में चिनार होता कैसा है, चिनार है क्या, ठीक है, जिसकी शायद उन्हें ज़रूरत ना हो, पर मैं अक्सर उन्हें याद करता हूँ। यानी उन्होंने वो किस्सा बता दिया, शायद उन्हें याद ना हो, लेकिन मैं हमेशा उनकी बातों को याद करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो किस तरह से अपनी ही अज्ञानता को विशेष विशेष फील्ड में इलेबोरेट कर रहे हैं कि मैं किस किस तरह से अज्ञानी हूँ, किस किस तरह से मैं कई बार अपने आप को फील किया हूँ कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं बता दूं कि कौन सी बुक पढ़कर आप परफेक्ट बन सकते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी बुक नहीं है जिसको पढ़कर आप संपूर्ण बन जाएं। ठीक है, आगे देखिए। प्यास लग गई बोलते बोलते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको कंप्लीट करूंगी फिर जाऊंगी। And the book I haven't read, the language I don't speak, and the science I can't do, young man. इन्होंने कहा वो किताब जो मैंने नहीं पढ़ी, वो भाषाएं जो मुझे नहीं आती, वो विज्ञान जो मुझे नहीं आता। हे नौजवान, अगर तुम्हें ये सब कुछ आता हो तो तुम चकित रह जाते, पर इससे मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि इसके विपरीत इस विशाल अविकसित संपत्तियों को देखकर मुझे खुशी मिली। यानी मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ कि अरे मुझे तो इसके बारे में आता ही नहीं है, बल्कि मुझे खुशी हुई कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो जानने के लिए हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे एक महाद्वीप की विरासत मिली हो, और अभी तक मुझे विरासत के छोटे छोटे कोने को ही विकसित करने का समय मिला हो। यानी यहाँ पर देखिए, अब वो क्लियरली कैसे आपको बता रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि क्वेश्चन पूछा गया होगा और आपने अपने आप को बिल्कुल ब्लैंक पाया होगा, तो उस समय आपको सेम फील करने की जरूरत नहीं है। तो वही ये बोल रहे हैं कि मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, सारे इंसिडेंट्स उन्होंने बता दिए कि देखिए ऐसे ऐसे जगह पर मुझे जो है वो ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं शेम नहीं फील कर रहा हूँ, मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे जो है ये पता है कि मैं और क्या क्या सीख सकता हूँ, मुझे और क्या क्या जानना है। वो बोल रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक महाद्वीप में हूँ, ये एक महाद्वीप मेरी विरासत है, और उसके एक छोटे छोटे कोने को मैं क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, विकसित कर रहा हूँ। बाकी मैं किसी जादुई दुनिया के लड़के की तरह घूमता रहता हूँ। मैं किसी दिन में मैं इन चीज़ों के जीवन के बारे में जानूंगा, मैं इन विशालताओं को विकसित करूंगा, मैं इन रहस्यों को खोज निकालूंगा, लेकिन दिल ही दिल में मैं जानता हूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं कि जब दुनिया का अंत होगा तब मैं उसी छोटे से भूखंड को खोद रहा होऊंगा। यानी कि क्या है, मैं जीवन पर्यंत अगर एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज सीखता भी चला गया, तो जब दुनिया का अंत होगा ना, तब मैं देखूंगा कि मैं शायद कोई इतने ही छोटे चीज को खोद पाया हूँ। यानी मेरे पास इतनी ही नॉलेज आ पाई है, अगर मैं अपने पूरे जीवन पर्यंत सीखने की कोशिश करूँ तब भी इतना पार्ट जो है वो मेरी अज्ञानता से ही भरा होगा। यानी कि इतना करने के बाद भी मैं जो है संपूर्ण नहीं सीख सकता। तो माय डियर फ्रेंड, तुम ये मत सोचो कि चंद किताबें पढ़ करके तुम ज्ञानी बन जाओगे। पूरा जीवन सीखने के लिए है, जीवन खत्म हो जाएगा फिर भी तुम जो है सारी चीजें नहीं सीख पाओगे। ठीक है, पर भविष्य में उन विजयों के सपने देखना सुखद है जो कभी पूरी नहीं होंगी। ठीक है, आगे देखिए। एंड आफ्टर ऑल, all or not, be all
एटम्स होल्डर्स ऑफ द माइंड, आखिरकार क्या हम सबके मन के हिस्सेदार नहीं हैं, और जो अपने छोटे से बगीचे को सींचते हैं और अज्ञान के अद्भुत संसार से घिरे हुए हैं। यानी हमारा जो माइंड क्या है, हम जो नॉलेज देते हैं उससे हम अपने दिमाग को सींच ही तो रहे होते हैं। हम कहते नहीं हैं कि जो ज्ञान है वो हमारे दिमाग का खाना है, जैसे हम अपनी बॉडी को फीड कराते हैं, ही खाना देते हैं, उसी तरह हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी हमारे नज़रें ऑब्जर्व करती हैं, जो अनुभव होते हैं, वो हमारे दिमाग का खाना है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा इस चीज़ पे बहुत ही अवेयर होना चाहिए कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। आगे वो कह रहे हैं कि और ज्ञान का भंडार हमारी सोच से कहीं अधिक व्यापक फैला हुआ है। यानी जितना हम इमेजिन भी कर रहे हैं ना कि इतना ज्ञान है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। यानी हम इमेजिन तक नहीं कर सकते कि ज्ञान कितना बड़ा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो किसी ना किसी विषय में हमसे ज़्यादा जानकार होंगे, जिन्होंने अनुभव के विशाल क्षेत्र में अपनी विशिष्ट बुद्धिमत्ता या ज्ञान का संग्रह न किया हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये विचार एक सुकून देने वाला है, विनम्रता का परिचय देने वाला है, ये एक अत्यधिक घमंड को रोकता है। यानी जब आप जानते हो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे ज्ञानी हैं, तो आपको अपने ऊपर घमंड नहीं होगा, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि मेरे पास अभी बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम ज्ञान है, ना कि बराबर ज्ञान है। और अगर मैं अभी सड़क पर निकल जाऊं तो मुझे लगता है कि मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री, जो मेरे मन के किसी खालीपन को ना भर दे, यानी मैं उससे कुछ सीख ना पाऊँ। हर एक व्यक्ति जिसे हम समझते हैं इसे कुछ भी नहीं आता, उससे भी हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। ठीक है, यानी सीखने का अथाह सागर है। और मुझे लगता है कि मुझे विनम्रता को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं उनकी कमियों को पूरा कर सकता हूँ। हमारी वहन क्षमता अनंत रूप से विभिन्न है, लेकिन हम सभी कुछ ना कुछ वहन करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर मैं 10 लोगों से मिल रहा हूँ तो मैं 10 लोगों से सीख रहा हूँ, तो वो 10 लोग मुझसे नहीं सीख रहे हैं, वो 10 लोग भी मुझसे सीख रहे हैं। यानी मैं भी उन्हें कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी तो कुछ ज्ञान है, मैं खाली थोड़ी हूँ, मेरे अंदर भी कुछ ज्ञान है, कुछ उनके अंदर ज्ञान है। तो और किसी भी चीज़ का आनंद लेने के लिए केवल उसका ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता के लिए भी नहीं। यानी कि आपको जो है वो चीज़ें सिर्फ बुक में नहीं पढ़नी, उन चीज़ों को आपको क्या करना है, सीखना, अडॉप्ट भी करना है। देयर आर थिंग्स दैट एवरी प्लाउमैन नोज टू डू विच वर हिडन फ्रॉम प्लेटो एंड आज हर किसान को कुछ बातें पता है जो प्लेटो, सीजर और दाते से छिपी हुई थी। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो चीज़ें प्लेटो, सीजर और दाते भले ही बहुत ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें नहीं पता थी। वो छोटे से छोटे एक प्लाउमैन को, यानी कि एक किसान तक को पता है, लेकिन किसान उससे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि किसान उससे ज़्यादा बुद्धिमान है। किसान को अपनी फील्ड का नॉलेज है, उनको अपनी फील्ड का नॉलेज था। सर थॉमस ब्राउन्स ने अपनी पुस्तक वल्गर एरस में कहा है कि पृथ्वी सूर्य का चारों ओर घूमना इतना मूर्खतापूर्ण विचार है, और मैं इसका खंडन नहीं, मतलब मैं इस है कि इसका खंडन नहीं किया जा सकता। मैं बेहतर जानता हूँ, लेकिन इसमें मैं ब्राउन से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो जाता। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ब्राउन की जो बातें हैं, डेफिनेटली उसका खंडन मैं कर सकता हूँ कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता। यानी कि वो, उनके पास जो नॉलेज है वो उनका अपना है। मेरा मानना है कुल मिलाकर लिंकन, जो अब्राहम लिंकन है, इन ग्रह के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति थे। यानी उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता था, लेकिन फिर भी एक औसत स्नातक छात्र की तुलना में वो बिल्कुल अलग थे, क्योंकि जो औसत स्नातक छात्र है, जो ग्रेजुएट पर्सन है, जो वो जानता है, वो ये नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी इन्होंने जो ये नॉलेज है, ये जो स्नातक वाली यानी यूनिवर्सिटी जो क्या बोलते हैं स्टडीज़ है, वो सब इन्होंने नहीं की थी, अकेडमिक्स नहीं थी इनकी, लेकिन हाँ इनके पास नॉलेज था। ठीक है तो वो उससे बिल्कुल ही अलग थे। बट नाउ my young friend, suppose I am decrying your eagerness to know। मेरे नन्हे मित्र, ये मत समझो कि मैं तुम्हारे जानने की उत्सुकता की निंदा कर रहा हूँ। यानी ये मत समझो कि तुमने मुझसे पूछा है कि मैं कैसे जानूँ, कैसे ज्ञानी बनूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ कि तुम जानने आए हो और तुम कहाँ ही जान सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि तुम्हें जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम सब कुछ जान जाओगे। तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करके सीखते रहना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए।
मेरे बच्चे, इस अद्भुत कारवां के बारे में जितना ही तुम सीख लो, जिस पर सवार होकर हम हर साल सूर्य का चक्कर लगाते हैं और जिस पर हम बेतहाशा झगड़े और लड़ाइयाँ करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब तुम कुछ सीख लोगे तो तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम कितना कम जानते हो। यानी तुम जितना ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनोगे, तुमको ये समझ में आएगा कि मैं और ज़्यादा कम होता जा रहा हूँ, और ज़्यादा कम होता जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा ना कि और ज़्यादा सीखने के लिए अभी क्या है। जिसने एक ही बुक पढ़ी है, उसको इतना ही पता है कि दुनिया में एक ही बुक है, तो वो अपने आप को सर्वज्ञानी मान सकता है। लेकिन जिसने विलियम शेक्सपियर के ऊपर 10 किताबें पढ़ी हैं, उसको पता होगा ना कि मैंने तो अभी बहुत कम पढ़ा है, अभी 10 और मैं पढ़ सकता हूँ, 20 और मैं पढ़ सकता हूँ। तो वो क्या है, अपने आप को और ज़्यादा कम नॉलेजेबल समझेगा। आप जितना ज़्यादा ज्ञान हासिल करते हो, आप अपने आप को उतना ही ज़्यादा छोटा पाते हो, और जो जितना कम ज्ञान हासिल करता है, वो अपने आप को उतना ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा देता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। तुम्हें इस बात की खुशी होगी कि जीवन का आनंद तथ्यों को इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि स्वस्थ भावनाओं में है। यानी कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, रीडिंग पढ़ लो, उसमें नहीं है, बल्कि तुम लाइफ को जो है वो सीखो, स्वस्थ भावनाओं में, सबके प्रति एक अच्छी फीलिंग रखो, चीज़ों को अच्छे से समझो, उसमें जो है नॉलेज है। सोवोनारोलो की एक कहावत है जो काफ़ी सच्चाई प्रदर्शित करती है कि अ लिटिल ओल्ड वुमन हु केप्ट द फेथ न्यू मोर देन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ये क्या है, ये एक कहावत है, ठीक है, किसकी है, इनकी है। इन्होंने कहा था कि एक सिंपल बूढ़ी औरत प्लेटो और अरिस्टोटल से ज़्यादा जानती है फेथ के बारे में। तो उसी तरह से मेरे फ्रेंड, मेरे मित्र, तुम सीखते जाओ और सिर्फ बुकिश ज्ञान की तरफ मत जाओ। जीवन में बहुत कुछ है सीखने के लिए। एक व्यक्ति भी तुम्हें सिखा सकता है, एक पेड़ भी सिखा सकता है, एक फूल, फल, कोई भी, ईंटें, पत्थर, दुनिया, नेचर, कुछ भी, ज्ञान बहुत बड़ा है। तो बस सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ। उनको नंबर्स पे मत गिनो, बुक्स पर मत गिनो कि मैं 4 बुक पढ़ लूँ, 10 बुक पढ़ लूँ, 10,000 बुक पढ़ लूँ तो मैं सीख लूँगा। नहीं, ये अथाह सागर है, जो जितना आगे बढ़ते जाओगे अपने आप को उतना ही कम पाते चले जाओगे। तो और आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं उनकी अज्ञानता को स्वीकार करना कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक बहुत ही साहस का काम है, क्योंकि जैसे ही आप स्वीकार करते हो, आप एक नई लर्निंग के लिए तैयार हो जाते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन लिटरली ट्रस्ट मी, अपना जान निकाल कर मैंने बिल्कुल आपके सामने पेश किया है, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों के साथ कनेक्ट होना तो लिटरली मेरे दिन का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है, बेस्ट पार्ट होता है। और जब लाइव हम कनेक्ट होते थे तब की तो बात ही अलग है। लेकिन वही चीज़ें हैं, धीरे धीरे चीज़ें सारी बेहतर होंगी, फिर से हम कनेक्ट होंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आपकी ज़िंदगी में भगवान करे बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आपका जल्दी से सिलेक्शन हो, और आप अपने माता पिता का नाम जो है वो बिल्कुल 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 ऊँचे अक्षरों में लिख दें, और हमेशा आपके माता पिता आपके ऊपर प्राउड फील करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।